सबसे पहला तो महिलाओं के खिलाफ ये सभी महिलाओं के खिलाफ ये कानूनी तरीके से दावपेच खेलकर एक तरीके का अत्याचार ही किया गया था। पहिल्यांदा तर मला असं वाटतं, की जर एखाद्या महिलेवर अत्याचार होत असेल, तर तिचा जात धर्म पाहू नये. 2002 ची जर घटना असेल, तर आज 2024 मध्ये आहोत. जवळपास 20 वर्षाचा कालावधी जर आस्था शेख मैम, जो आपने याचिका डाली थी बिल्किस बानो के बारे में, उस केस की क्या अपडेट है आज? देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उस फैसले के हिसाब से जो 11 कन्विक्ट्स थे जिनको लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई थी, उनको रिलीज़ किया गया था गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से। और कल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। सबसे पहले तो कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी कि गुजरात गवर्नमेंट को कोई भी अधिकार नहीं था कि वो ये फैसला ले, और जो 11 कन्विक्ट्स थे जिनको रिलीज़ किया गया था, उनको फिर से अभी उनकी कन्विक्शन पूरी करने के लिए विदिन 2 वीक्स अभी फिर से उनको सरेंडर होना पड़ेगा। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कल दिया है। मैम, इसमें जो अभी 2 वीक का टाइम है, उसमें वो लोगों को चांस है वापस से अपील करने का कि हमें इस केस से छोड़ दिया जाए? देखिए, हमारा कोर्ट हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी देता है, एक्यूज हो या कंप्लेनेंट हो, हर किसी को राइट होता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये सबसे हायर अथॉरिटी है, तो वहाँ पर भी उनको एक और राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला लिया है तो सोच समझकर जो फैसला लिया गया है उसको चेंज किया जाएगा। मैम, ये जो फैसला हुआ है, इसमें हमारे देश की महिलाओं की कितनी बड़ी जीत हुई है? सबसे पहला तो महिलाओं के खिलाफ ये सभी महिलाओं के खिलाफ ये कानूनी तरीके से दावपेच खेलकर एक तरीके का अत्याचार ही किया गया था। तो आज पूरी देश के महिलाओं को, चाहे बिल्किस बानो नहीं, पूरी देश की महिलाओं को एक राहत मिली है कि हमारे साथ अगर कुछ अन्याय होता है तो कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं और खुले रहेंगे। आपने जो याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, उससे इस केस को या आज फैसला आने में कितना फायदा होगा? देखिए, हमने ये याचिका डाली थी 4 से 5 लोगों ने, और महाराष्ट्र से मैंने डाली थी। तो ये याचिका हमारी सबसे पहले हमने विदिन टाइम हम वहाँ पर रीच हुए थे। बहुत सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे, हमें वो कलेक्ट करना थे। इसमें बहुत सारे फैसले और बहुत सारी चीज़ें थी, वो सब हम कलेक्ट कर हम सुप्रीम कोर्ट में विदिन टाइम पहुँचे थे। लेकिन पता नहीं कुछ कारणवश बिल्किस बानो विदिन टाइम उनके लॉयर के साथ कोर्ट में पहुँच नहीं पाई, उस वजह से उनके याचिका को रद्द किया गया। और चूँकि हमारी याचिका पहले ही वहाँ पर जा चुकी थी, तो कोर्ट ने हमारे याचिका को एडमिट किया और उसके ऊपर ही डिसीजन दिया है। तो ये इनडायरेक्टली बिल्किस बानो को ही बेनिफिट इस चीज़ का हुआ है। अभी जो ये मामला पूरा हुआ है, इसमें लाइफ टाइम ये कितने साल ये लोग अंदर रहेंगे? कितने साल इनको जेल काटेगा? इनको जब तक लाइफ कन्विक्शन की सज़ा दी है तब तक ये लोग उसमें रहेंगे। और अभी ये लोग कितने साल गुजार चुके हैं इस सज़ा? अभी ये 14 साल तक तो ये जेल में थे। अभी जब तक इनको कोर्ट ने दिया है फैसला, तब तक उनको रहना पड़ेगा। और इस केस से आप हमारे देश की महिलाओं को क्या मैसेज देंगे? मैं देश की महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बिल्किस बानो ने जिस तरीके से एक सामान्य महिला, आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये जब वो कोर्ट की लड़ाई लड़ रही थी 21 साल की, इसके अंदर उसको कैंसर भी हुआ था। तो उसने अपने हेल्थ के साथ जो चीज़ें हो रही थी उसके साथ उसको लड़ते लड़ते खुद की ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते उसने कानूनी लड़ाई को पूरा किया। लेकिन वो हारी नहीं, अपने सम्मान के लिए वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट जाती रही और आज आखिरकार उसको न्याय मिला है। तो सभी महिलाओं से मैं ये अपील करती हूँ कि आपके खिलाफ जो भी अन्याय अत्याचार होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग है, हमारा संविधान इतना स्ट्रांग है कि जिन्हें महिलाओं को बहुत अधिकार दिए हैं और उसका इस्तेमाल कर हम कोर्ट के अंदर अपने अधिकार को पा सकते हैं। तो सभी
महिलाओं से अपील करती हूँ कि आप एकदम निडर होकर अपने साथ हो रहे अन्य अत्याचार को बर्दाश्त मत कीजिए। आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। आप कोर्ट जाकर या फिर जिस भी कानूनी प्रक्रिया का अवलंबन करके आप अपने आप को जस्टिस दिला सकती है। थैंक यू। मैम, जो ये बिल्किस बानो का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको आप किस तरह देखते हैं? सबसे सगळ्यात पहिल्यांदा तर मला असं वाटतं की जर एखाद्या महिलेवर अत्याचार होत असेल तर तिचा जात धर्म पाहू नये. त्यातल्या त्यात बिल्किस बानोबद्दल जर आपण पाहिलं तर 2002च्या आसपासची ही घटना आहे. त्यानंतर तिने स्वतःच्या हक्कासाठी जो लढा चालवला त्या लढ्यासाठी तिला भरपूर वर्ष न्यायालयामध्ये जावं लागलं. गुजरात महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गुजरात यात तिलाही कन्फ्युज करण्यात आलं आणि न्यायव्यवस्थेलाही कन्फ्युज करण्यात आलं. 13 मे 2022ला तिला हे कळालं की आपण ज्या न्यायासाठी न्यायालयाची पायरी चढलो होतो त्याच्यामध्ये आपल्यासोबत अन्याय झालेला आहे. आपल्या बाजूने काही निकाल लागलेला नाही. ज्या महिलेच्या घरातले कुटुंबातील सदस्य गेलेले आहेत, जिचे आयुष्य पणाला लागलेलं आहे आणि आता म्हणजे बघा 2002 ची जर घटना असेल तर आज 2024 मध्ये आहोत. जवळपास 20 वर्षाचा कालावधी ती जर का न्यायालयात लढत असेल, या 20 वर्षामध्ये एखाद्याचं आयुष्य घडतं. या 20 वर्षामध्ये तिचं आयुष्य पूर्णपणाला लागून ती 20 वर्षामध्ये तिचं जे स्वप्न होतं की आपल्याला न्याय व्यवस्थेतनं तरी न्याय मिळेल, कुठेतरी ते खंडित झालं. आणि जेव्हा सुप्रीम कोर्टामधनं तिच्या बाजूने निकाल लागला, मला असं वाटतं तो फक्त बिल्किस बानोपुरता निकाल नव्हता. जर का ही घटना बिल्किस बानोची आपण असं धरतो, उद्या जेव्हा दुसऱ्या जाती धर्मातल्या महिलेवरती अन्याय होईल तर कोणत्याही प्रकारे एखाद्या पीडितेला तिच्या जातीवर न बघता बिल्किस बानो ही सगळ्या महिलांचं प्रतिनिधित्व करत होती. आणि बिल्किस बानोच्या या निर्णयामुळे, या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे सगळ्या जाती धर्मातल्या महिलांना याचं हमी आलेली आहे. जर का आपल्यासोबत अन्याय होत असेल तर आपण सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊ शकतो. शेवटची जी स्टेज आहे सुप्रीम कोर्ट, तिथे सुद्धा महिला आशेने पाहू शकतात. तुमचे जे मित्र आहे ऍडव्होकेट आसमा शेख, त्यांनी याचिका टाकली होती याच्यामध्ये, ते कसं आहे, त्याची काय डिटेल आहे? अच्छा, ऍडव्होकेट आसमा शेख मॅडम बद्दल जर बोलायचं झालं, या माझ्या मैत्रिणी तर आहेतच, पण याच्या पलीकडेही जाऊन त्यांचं समाजामध्ये खूप चांगलं एक काम आहे. त्या जरी विशिष्ट एका पक्षासोबत जुडलेल्या असतील, परंतु त्या सगळ्या जाती धर्मातल्या महिलांसाठी काम करतात. त्या कुठल्याही पक्षात काम करत असताना कुठल्याही जाती धर्मावरती त्या टिप्पणी करत नाहीत, सगळ्यांना सोबत घेऊन चालतात. मग मॅटर कुठल्याही जाती धर्मातल्या महिलेसोबत घडलेला असेल तर मला असं वाटतं की खऱ्या अर्थानं तळमळीत बेंबीच्या देठापासून जर एखादा आवाज येत असेल तर तो आसमा शेखचा आहे. आणि मला याचा गर्व आहे की ती ज्या समाजातनं येत आहे त्या समाजामध्ये मुलींना शिक्षणासाठी फार मोठा संघर्ष करावा लागतो. त्या संघर्षाला पार करून ती पुढे आलेली आहे. आणि कुठेतरी त्या समाजाचं म्हणून नाही, पूर्ण आपण जिथे राहतो त्या सगळ्या जाती धर्मातल्या समाजाचं ती आज पांग फेडत आहे. आणि याबद्दल मला तिच्यावरती गर्व आहे. आसमा शेख मैम, जो ये मामला हुआ है, जो सजा दी जाती है कोर्ट से किसी को पनिश किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है? देखिए, हमारे कानून में एक पनिशमेंट्स के थ्योरी कुछ दिए गए हैं, उसमें डेटरेंट थ्योरी जो दी है, यानी डेटरेंट यानी किसी पर धाक जमाना. जब भी कोई क्राइम होता है वो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है, वो पूरे समाज के खिलाफ नहीं होता है, इसलिए सरकार उसके साथ खड़ी होती है. आज मैं सरकारी एडवोकेट हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट औरंगाबाद में, और यहाँ पर मैं स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ. यानी स्टेट मुझे इसके लिए अपॉइंट करता है कि मैं जिसके साथ, जो विक्टिम के साथ क्राइम हुआ है, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए मैं उसको न्याय दिला सकूं. तो एक समाज, जैसे कि मर्डर होता है किसी के अगेंस्ट में, रेप होता है या कोई भी हीनियस क्राइम होता है, तो पूरा समाज डर में आ जाता है कि अरे कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है. तो वही बिल्किस बानो के साथ हुआ था, उसके साथ रेप हुआ था, लेकिन डर तो सबको लग रहा था कि भाई कल को अगर राइट्स होते हैं तो कल ये हमारे साथ भी हो सकता है. कभी हिंदू समाज की महिलाओं को भी ऐसे लग रहा था कि भाई मुस्लिम समाज की तरफ से कोई राइट्स हो तो फिर हमारे साथ ऐसे होगा. मुस्लिम्स को ऐसा लग रहा था कि भाई कभी हिंदूज की तरफ से अगर राइट्स हो तो हमारे साथ ऐसे होगा. ये पूरे समाज को अफेक्ट कर रहा था ये क्राइम. और कानून में इस चीज को बताया है कि जो एक्यूज को पनिशमेंट दी जाती है, जैसे निर्भया के प्रकरण में एक्यूज को पनिशमेंट दी गई थी, फांसी की सजा, तो सबके दिल में कॉन्फिडेंस आया था कि अगर कोई रेप करेगा ना तो उसके फांसी की सजा मिलेगी. तो बाकी लोग फिर डर जाते हैं, जो इस तरह के सोच के लोग होते हैं वो डर जाते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, कि नहीं ये डेटरेंट थ्योरी होती है, उसको डेटरेंट थ्योरी कहा जाता है, जिसकी वजह से जो क्रिमिनल्स है उनके ऊपर एक डर आ जाता है और विक्टिम्स को और सोसाइटी को कॉन्फिडेंस आ जाता है.
तो ये थ्योरी के हिसाब से अगर हम ये देखते हैं तो जब बिल्किस बानो के जो कन्विक्ट्स थे उनको छोड़ा गया था तो समाज में एक डर फैल गया था, तो उस डर को आज सुप्रीम कोर्ट ने कहीं तो खत्म किया है और अब सबको एक कॉन्फिडेंस आया है कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसको कानून माफ नहीं करेगा, उसको सजा देगा। तो ये एक पनिशमेंट की थ्योरी होती है। थैंक यू सो मच।